और अगली महत्वपूर्ण खबर है छात्रों की राजनीति से जुड़ी। जी हां, हाल ही में दिल्ली में छात्र संघ के चुनाव हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसमें एबीवीपी का दबदबा नजर आया और अब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एबीवीपी का दबदबा नजर आया है। दरअसल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एबीवीपी एसएलवीडी ने क्लीन स्वीप दर्ज की है। आपको यह भी बता दें कि यहां पर सभी पदों पर एबीवीपी एसएलवीडी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट की थी जिस पर कई तरीके के सवाल खड़े हुए। दरअसल इस पोस्ट में राहुल गांधी ने देश के युवा, छात्र और जेनजी से संविधान को बचाने और वोट चोरी रोकने की अपील की थी, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने परचम लहराया, यानी कि जिससे साफ होता है कि जेनजी की पहली पसंद है अब एबीवीपी। और यह भी साफ होता है कि आज का युवा नरेंद्र मोदी के साथ है। इस जीत को लेकर बीजेपी, जहां एक तरफ अगर हम देखें तो इस जीत को लेकर बीजेपी खुश भी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सैयद शहनवाज हुसैन। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी देश के युवाओं, छात्रों और जेनजी को भड़का रहे हैं। करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर। उससे पहले आपको दिखाते हैं कैंपस में फिर लहराया भगवा, एबीवीपी बनी जेनजी की पहली पसंद। जी हां, एबीवीपी के साथ इस वक्त देश का पूरा जेनजी इस वक्त नजर आ रहा है और दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक एबीवीपी की ये जीत दर्ज की गई है, जहां हैदराबाद में एबीवीपी का कब्जा। और आखिर कितने सीटों पर ये जीत दर्ज हुई है एबीवीपी की, वो बताएंगे और साथ ही अपने जो संवाददाता हैं उनसे भी ताजा अपडेट लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि एबीवीपी ने किस तरह लहराया ये परचम। तो एबीवीपी के साथ है देश का जेनजी। इस समय दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक एबीवीपी की ये जीत दर्ज की है एबीवीपी ने। और सीधे तौर पर जेनजी की अगर हम बात करें तो जेनजी जो है इस समय हमारे देश में वो एबीवीपी के साथ नजर आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अब हैदराबाद में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एबीवीपी का कब्जा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का ये क्लीन स्वीप रहा है। इसके साथ ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित सभी प्रमुख पदों पर एबीवीपी ने कब्जा कर लिया है। और इसके साथ ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की ये जोरदार, शानदार जीत हुई। एबीवीपी के शिवा पलेपू छात्र संघ अध्यक्ष बन चुके हैं और दिल्ली से हैदराबाद तक एबीवीपी की ये जीत इस बार नजर आई है। तो जिस तरीके से कांग्रेस नेता की तरफ से हाल ही में जो बयानबाजी की गई, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उसके बाद में सीधा जवाब जेनजी ही देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके जरिए कहीं ना कहीं विपक्ष को करारा झटका भी मिला है। एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, जहां विपक्ष को ये झटका मिला है और इसमें दिल्ली के बाद हैदराबाद से विपक्ष को ये झटका है। दूसरों के बाद अब एचसीयू, एसयू में भी हार मिली है विपक्ष को। और भारत में जेनजी क्रांति की उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फिरता हुआ नजर आया, जिसकी उम्मीद कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे थे। जेनजी क्रांति का सपना देख रहे थे विपक्ष के लोग और उनको ये गहरी चोट इस समय लग चुकी है, ये नतीजे आने के बाद में। 200 चुनाव में भी एबीवीपी को जीत मिली थी, बड़ी जीत वो नजर आई। 4 सीटों में से 3 सीटों पर एबीवीपी का कब्जा रहा और अब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एबीवीपी का ये कब्जा। और इस जीत की अगर हम बात करें तो इस जीत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अमित मालवीय। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, वो पोस्ट भी आपको दिखाते हैं। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर इस पोस्ट में लिखा है कि कोई कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टिश्यू पेपर का एक डिब्बा भेज, तो ये उन्होंने तंज कसा है। और इसके बाद लिखा है कि जो जेनजी क्रांति का भ्रम पाल रहे हैं, जबकि एनएसयूआई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगातार चुनाव हार रही है। पिछले साल ही एबीवीपी ने पटना विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के कई विश्वविद्यालय और अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी अपनी पकड़ बना ली है। जाहिर है युवा वर्ग के बीच एबीवीपी अपनी पैठ लगातार गहरी करती जा रही है, जबकि कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई अपनी जमीन खोती जा रही है। तो ये एक तंज कसा है अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हैदराबाद से सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर और साथ ही निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। और इसके साथ ही हमारे साथ आज खास मेहमान भी जुड़ेंगे, रामकृपाल सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर, आपके पास में आना चाहेंगे, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है इस खबर को लेकर, सबसे पहले वो बताइए। पहले कहते हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में परीक्षा इलेक्शन हुआ था, उसमें एसएलवीडी के साथ एबीवीपी पूरा जीत गया। कल रात में 1 बजे तक काउंटिंग हुआ। दिल्ली के बाद एबीवीपी इधर कब्जा कर दिया।
जी ठीक है चंद्रशेखर, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ में हमारे मेहमान रामकृपाल सिंह भी इस वक्त जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामकृपाल जी, कैसे देखते हैं इस जीत को, क्योंकि एबीवीपी जो है लगातार एक के बाद एक परचम लहराती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ राहुल गांधी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर रहे हैं कि उन देश के जो युवा हैं, देश के जो छात्र हैं, जो जेनजी हैं, वो लोकतंत्र को बचाएं। और कहीं ना कहीं हाल ही में जो नेपाल में परिस्थितियां बदलती हुई हमने देखी, उसके जरिए कहीं ना कहीं वो जेनजी को भड़काने की कोशिश राहुल गांधी करते नजर आए। लेकिन अब जेनजी ने सीधे तौर पर जवाब राहुल गांधी को दे दिया है। रामकृपाल जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि भारत के युवा ने जवाब दिया है, एक संदेश भेजा है कि भारत को जानने वाले और भारत के युवा को जानने वाले ये समझ ले कि भारत का युवा जो है वो प्रतिभा के प्रतियोगिता में विश्वास रखता है, परिवारवाद के खिलाफ है। भारत का युवा हमेशा वो चाहता है कि जिसमें प्रतिभा हो वो आगे आए, उसमें कोई जाति पाति फलाना परिवार। तो अगर ये समझ होती तो ये लोग जान जाते कि आज का युवा, चाहे वो भारत का हो बाहर का भी हो, वो किसी भी तरह की परिवारवादी राजनीति या परिवार के चलते लाभ लेने वाली राजनीति के खिलाफ है। और दिल्ली से दक्षिण भारत तक यानी हैदराबाद तक का युवा ये संदेश दे रहा है कि आप मुगलता पाले हो, गलतफहमी मत। अगर कभी वो कभी उभरेगा तो उससे सबसे पहले है, वो हमेशा कहता है कि सबको, जैसे संविधान कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, प्रतिभाओं को समान अवसर मिले। ये कहीं नहीं कि परिवारवादी पार्टियां, अब आप देख लीजिए कांग्रेस से लेकर जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब कहीं न कहीं सबके पिताजी उत्तराधिकार में वो दे गए हैं। राजनीति उत्तराधिकार में नहीं मिलती है, संपत्ति मिलती है। तो मैं कह रहा हूं कि ये, और जिस मौके पर ये चीजें अपील की गई थी, राहुल जी ने की थी, ठीक उसी समय, उसी के बाद यह संदेश आना, पहले दिल्ली से और फिर हैदराबाद से, मैं समझता हूं कि पूरे देश को संदेश मिल गया है। भारत का युवा क्या चाहता है जी, भारत का युवा क्या सोचता है। अगर अभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझ पा रही हैं तो उनको ध्यान देना पड़ेगा इस बात पर कि आज का यूथ सबसे पहले वो करप्शन और परिवारवाद के खिलाफ है। इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए एक बात होती है कि न्याय वही मांगने जाए जिसका खुद का दामन साफ हो। बिल्कुल, इसीलिए दिल्ली और वहां तक का जो हैदराबाद तक का मैसेज है बहुत क्लियर है। जी ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत भी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। लेकिन उस निशांत, आपके पास वापस आएंगे उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे देश को संबोधित करने वाले हैं। जी हां, शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपने संबोधन में क्या कुछ कहेंगे, इस पर हम सभी की नजर है। लेकिन खास बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। शाम 5 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री देश का नाम संबोधन होगा। तो देश के नाम संबोधन रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम 5 बजे। और देखना होगा कि आखिर किन चीजों को लेकर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे आज देश के सामने। पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन आज शाम 5 बजे। तो हर बार हमने देखा है कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दे को लेकर के अपने मन की बात कहते हैं। लेकिन आज जब देश को संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे तो देखना होगा कि वो किन चीजों को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। इस पर नजर हमारी लगातार बनी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरुण, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? हर बार हम हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात तो प्रधानमंत्री की सुनते ही है, लेकिन आज जब शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, तो किन चीजों को लेकर उनकी बात में कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे शामिल हो सकते हैं? अरुण,
देखिए, ये शायद इस समय पर आप सब लोग या हम सब लोग स्पेकुलेट ही कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का संबोधन किस चीज को लेकर के हो सकता है, बिकॉज इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हमने पहले भी कितनी बार स्पेकुलेट करने की कोशिश की है, तो उससे कुछ इतर ही या फिर कुछ बड़ा ही होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन एक बात इसमें श्योर है कृतिका कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जितनी बार भी राष्ट्र के नाम संबोधन किया या फिर नेशन को एड्रेस किया है, वो कहीं ना कहीं सीधे उनका जो मकसद होता है जनता से कनेक्ट करना होता है और कोई बड़ा ऐलान या अनाउंसमेंट होती है। इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले काफी समय से वोकल फॉर लोकल जैसे इनिशिएटिव को लेकर के एड्रेस कर रहे हैं। जितने भी अभी देखिए जो कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर मोदी जिसमें जा रहे हैं, चाहे बिहार की बात कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां भी गए हैं वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं। और जाहिर सी एक और इम्पोर्टेंट बात निकल करके आती है कि जीएसटी की नई दरें भी लागू होने जा रही है कल से। और ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल करके आता है कि जो इस समय पर जो फेस्टिवल सीजन है उसकी भी शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी सीधे जनता से कनेक्ट करते हुए आपको अगर दिखाई दे रहा तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट, बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन हाँ, इसको स्पेकुलेट करना कि आखिर किन लाइंस पर होगा वो काफी मुश्किल होता है। हमने देखा है कि हर बार प्राइम मिनिस्टर मोदी सरप्राइज ही देते हैं एक तरह से। लेकिन हाँ, हमने देखा है कि अगर नेशन को एड्रेस है तो सीधे जनता को कनेक्ट कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं और हो सकता है कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो, ऐलान हो, जिससे कि जनता के साथ वो कनेक्ट होते हुए दिखाई दे, एक अपील उनकी तरफ से आती हुई दिखाई दे सके। जी, इसके साथ ही अरुण, कल का दिन भी काफी खास और अहम है, बल्कि कल का दिन नहीं, आज रात 12 बजे से अगर हम देखें तो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। जो सामान है वो काफी कम रेट पे सभी को उपलब्ध होगा, खासतौर पर जो रोजमर्रा की चीजें हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें या अगर हम बात करें दवाइयों की या फिर और तमाम चीजों को लेकर जिन जिन चीजों पर जीएसटी कम हुए उससे सीधा लाभ आम लोगों को होगा ही, मिडिल क्लास को होगा। और त्योहारी सीजन में जो ये अनाउंसमेंट की गई है उस पर भी प्रधानमंत्री अपनी राय रख सकते हैं। बिल्कुल, कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें शामिल होते दिखाई देंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी इससे पहले भी हालांकि आपको याद होगा कि जब नॉर्थ ईस्ट में गए थे और बिहार में गए थे, वहां भी उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया था कि एक तरह से ईज ऑफ लिविंग और एक तरह से जो मिडिल क्लास है, न्यू मिडिल क्लास है, उसको फायदा पहुंचाना, एक तरह से जनता जनार्दन को फायदा पहुंचाना वो सरकार की कहीं ना कहीं प्राथमिकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स या जीएसटी 2.0 जिसको हम लोग कह रहे हैं वो आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा और नवरात्रि की जो शुरुआत हम कह सकते हैं वो जीएसटी रिफॉर्म्स के साथ होने जा रही है। 2 ही स्लैब अब एक तरह से होने जा रहे हैं प्राइमरीली। एक 5% का आपको स्लैब मिलेगा जिसमें मैक्सिमम चीजें आप देखिए खाने पीने की चीजें होती है, जो नेसेसिटी की जितने भी आइटम है वो आपको 5% के स्लैब में जाती दिखाई देंगी। और जिसपे पहले 28% 40% टैक्स लगा करता था वो सीधे सीधे आप देखिए कि 18% के स्लैब में आ जाएगी। 12% का स्लैब एक तरह से पूरी तरह से वैनिश हो गया है और 28% का भी वैनिश हो चुका है। तो 2 स्लैब का होना बहुत ही एक तरह से फायदा पहुंचाएगा। इनफैक्ट अगर आज आपके सारे अखबार खोल करके देखेंगे, हर अखबार को खोल के देख लीजिए, टटोरियल्स देखिए, हर कंपनी ने कहीं ना कहीं रेट को पास ऑन किया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पहले कह दिया है कि सरकार मॉनिटर कर रही है कि कंपनीज रेट को पास ऑन करे। तो सरकार का मकसद केवल इंप्लीमेंट करना नहीं है रिफॉर्म्स को, इस चीज को भी वो इंश्योर कर रही है कि जो जनता है उसको उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे, एंड यूजर को फायदा हो। हमने देखा ऑटो कंपनीज देखिए मैसिव डिस्काउंट दे रही है 1.5 से 2 लाख रुपए तक का। तो आप देखिए कि ये चीजें सस्ती होती हुई दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है इन चीज पे बोलेंगे वो कहना हालांकि मुश्किल होगा, लेकिन चूंकि जीएसटी की आपने बात कही तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देगा आम जनता को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस पूरी खबर से जुड़ी हुई। तो हर किसी को भी बेसब्री से इंतजार है जब आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और हर किसी की नजर इस पर लगातार बनी हुई कि आखिर कौन कौन से अहम मुद्दे प्रधानमंत्री आज जिनका जिक्र आज करते हुए अपने संबोधन में नजर आएंगे, इस पर नजर लगातार बनी। लेकिन हमारे साथ में इस वक्त पुरानी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि एबीवीपी का परचम इस वक्त लगातार एबीवीपी अपना परचम लहरा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार बने हुए निशांत, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी काफी हमलावर होती हुई नजर आई थी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन के बाद में जब नतीजे आए और उसमें एबीवीपी को अच्छी खासी जीत हासिल हुई। देखिए, बिल्कुल एबीवीपी की जीत को लेकर हमें पहले समझना होगा कि एबीवीपी की दिल्ली में क्या स्ट्रेटजी थी, हैदराबाद में क्या स्ट्रेटजी थी और बाकी जो विश्वविद्यालयों में चुनाव जीती है किस रणनीति के तहत जीती है। अगर हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद में एबीवीपी लंबे समय से वहाँ लाइब्रेरी, फीस वृद्धि, हॉस्टल का मुद्दा उठा रही थी। एनएसयूआई और वाम संगठन जो वहाँ पर छात्र राजनीति कर रहे थे वो पूरी तरीके से निष्क्रिय नजर आ रहे थे। और चूंकि वहाँ तेलंगाना में सरकार
कांग्रेस की है तो एनएसयूआई चाहे छात्रों के बेरोजगारी का मामला हो, चाहे फीस वृद्धि का मामला हो, उस पे चुप्पी साध रही थी। वहीं एबीवीपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो हॉस्टल जाके छात्रों से मिल रहे थे, उनकी परेशानियों को सुन रहे थे और मुखर होकर पिछले 1 साल से एबीवीपी यूनिवर्सिटी कैंपस में आंदोलन कर रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हैदराबाद में एबीवीपी ने एक बड़ी जीत हासिल की। कुछ इसी तरीके से डूसू की अगर बात करें तो डूसू में भी एबीवीपी की यही रणनीति रही कि स्थानीय मुद्दों पर, खासकर छात्रों के मुद्दों पर पूरी तरीके से कनेक्ट रही, पूरी तरीके से मुखर रही और अपनी आवाज समय समय पे उठाती रही। सबसे बड़ी बात है कि एबीवीपी का अगर हम समझे संगठन को, तो ये एक तरीके से राजनीति का जो भी छात्र संगठन होता है, प्राइमरी क्लासेस होती हैं, और एबीवीपी की जहां तक बात है तो आज राष्ट्रीय राजनीति में तमाम बड़े चेहरे हैं जो यहां से निकले हैं। चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, इन सबका बैकग्राउंड देखेंगे तो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ देखेंगे और कहीं ना कहीं इनका जो व्यवहार है वो छात्रों में जाता है और उसका असर ये होता है कि बड़ी संख्या में अब छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो छात्र राजनीति है वही छात्र आगे चल के देश की राजनीति में भी अपना योगदान देते हुए नजर आता है। इस वक्त हमारे साथ में बेहद ही खास मेहमान एबीवीपी के महासचिव डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी इस वक्त जुड़ गए। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको एबीवीपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें या अभी जो कल नतीजे आए हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। लेकिन ऐसे में जो जहां एक तरफ अगर हम राष्ट्र राजनीति की बात करें तो राष्ट्र राजनीति के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से जो जेनजी को लेकर बयान दिया गया, भड़काने की कोशिश हुई, नेपाल जैसे हालात भारत में बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद में अब जेनजी की तरफ से ही जवाब भी उन्हें दे दिया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं इसको लेकर यही कहूंगा कि आप ये समझिए राहुल गांधी जी किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। जेनजी जनरेशन ने जो नेपाल में किया है सत्ता पलट करने का कार्य, वो उस प्रकार की अपेक्षा जेनजी जनरेशन भारत से कर रहे हैं। मैं उनको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये नेपाल नहीं, ये भारत है। और भारत का जेनजी जनरेशन किसके साथ है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से, पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से और कल रात्रि में जो रिजल्ट आया हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से, ये साफ हो गया है कि ये जनरेशन जो है ये किसके साथ है? ये भारत माता के साथ है, ये हमारे राष्ट्रवाद के साथ है और ये भारत को विकसित बनाने के लिए ये जेनजी जनरेशन कंट्रीब्यूट करेगी। यह इस प्रकार के कृत्यों में इन्वॉल्व नहीं होगी। ये राहुल गांधी जी को इस इलेक्शन के रिजल्ट से मुझे लगता है समझ में आ चुकी होगी। इसके साथ ही अगर हम देखें डॉक्टर वीरेंद्र, तो एबीवीपी के आखिर मुख्य रणनीति क्या नजर आती है आपको, जिसकी वजह से जेनजी आपको सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं? सच कोई स्पेशल रणनीति नहीं है। विद्यार्थी परिषद का जो बेसिक फंडामेंटल काम है, स्टूडेंट के बीच में हम लोग ऑल टाइम रहते हैं। 7 डेज 365 डेज 24 आवर्स हम लोग स्टूडेंट्स के इश्यूज पर, उनकी जरूरतों पर, उनके लिए काम करते हैं, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए विद्यार्थी परिषद कैंपस टू कैंपस, इवन क्लासरूम के अंदर भी हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। और हमारे कार्यकर्ता कहीं बाहर से नहीं होते हैं, क्लास के अंदर से ही होता है। जो नेचुरल जो हमारा वे ऑफ वर्किंग है, उसी के कारण अभी जैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैं आपके सामने जिक्र करूं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहां लंबे समय से कुछ इश्यूज को लेकर काम किया है। जैसे अभी रिसेंटली जो लैंड एनक्रोचमेंट का इशू हुआ लास्ट ईयर, उसमें एबीवीपी ने बड़ा उसको जो इतना हाइट मिला है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उसमें जेल तक गए, लाठियां खाई है और उस पर संघर्ष किया है। हमने स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष किया है। तो वह कहीं ना कहीं नई जनरेशन को दिखता है। मुझे ऐसा है कि नई जनरेशन जो है वो ज्यादा इवॉल्व है और साइकोलॉजिकली मेंटली ज्यादा इवॉल्व है। उसकी वजह से उनको कोई ट्रैप नहीं कर सकता। वो उनको समझ आता है कि कौन सी चीज, कौन सी विचारधारा देश के लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छी है और पूरे विश्व के लिए अच्छी है और कौन इस पर काम कर रहा है, ये उनको समझ आता है। उनको बरगला इजीली नहीं जा सकता। आप पुरानी जनरेशन को बरगला सकते थे, झूठ बोलकर नैरेटिव खड़े कर सकते थे, परंतु इस जनरेशन को नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में इस वक्त रामकृपाल सिंह जी भी इस वक्त जुड़े हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामकृपाल जी,
हाल ही में हमने देखा है कि श्रीलंका में जिस तरीके से तख्ता पलट हुई, जैसी परिस्थितियां वहां बनी, बांग्लादेश में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी और अभी हाल ही में नेपाल में जो परिस्थितियां बनी, यानी कि अगर हम देखें तो भारत के चारों ओर जो छोटे छोटे देश हैं उनमें इस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं और वही परिस्थितियां कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं वो भी बनाना चाह रहे हैं इस समय भारत में। लेकिन जेनजी की तरफ से साफ तौर पर जवाब उन्हें मिल चुका है कि ये आज का भारत है, वो पुराना वाला भारत नहीं है जिसको बरगलाया जा सकता था। आज का भारत अपना हित भी जानता है और राष्ट्रहित भी जानता है। बिल्कुल। देखिए, अभी आपने जो एक सवाल किया कि जो कुछ हमारे पड़ोस में हुआ है, तो बेसिक बात तो ये समझनी चाहिए कि पड़ोस में जिन मुद्दों को लेकर के हुआ है वे मुद्दे भारत में हैं ही नहीं। बिल्कुल। न सत्ता परिवारवादियों के हाथ में है और एक ऐसी सत्ता है जो लगातार करप्शन के खिलाफ लड़ रही है जी। और देखिए, पड़ोस में किस पर हुआ? पड़ोस में हुआ कि लोग अपने परिवार को, नेता लोग अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे थे, संपत्ति इकट्ठा कर रहे थे, उसके खिलाफ एक आक्रोश था और रोजगार नहीं होता था, नई पीढ़ी से कम्युनिकेशन उनका कट गया था, बहुत सारे इशू इस तरह के रहे। आज का जो भारत का युवा है उसके सामने जो चीजें हैं वो बिल्कुल दूसरी हैं। बिल्कुल। आज का भारत का युवा जिसको मोदी जी ने पिछले 11 सालों में उसको इतनी उम्मीदें जगा दी हैं कि वही आज का वो युवा, एक तो जो उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक चेतना है जी, वो अच्छी तरह से जानता है और जो एक राष्ट्रवाद की फीलिंग है और 140 करोड़ का ये देश है, पूरा यूरोप और अमेरिका की आबादी जोड़ दीजिए तब भी हम उससे बड़े हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ का युवा जानता है कि अमेरिका के आईटी सेक्टर में हमारे लोग सीईओ हैं, कितने बड़े पदों पर हैं। तो भारत के लिए, भारत का जो महत्वाकांक्षी यूथ है जी, वो सब्र करना भी जानता है। बिल्कुल। और जानता है कि उसके सपनों के लिए कौन लड़ रहा है, कौन लड़ सकता है, किसमें संभावना दिखती है। तो एक बात। दूसरी बात जो एबीपी के बारे में आपने अभी कही थी, देखिए एबीपी, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करीब 40 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं जब बीएचयू से पढ़ता था 40-45 साल पहले जी, एबीवीपी जो है उसका एक एक कार्यकर्ता संघ से प्रभावित होता है, संघ की शाखाओं में जाता है जी। वहां पढ़ाया जाता है कि संगठन से सफलता की ओर बढ़ो, सफलता से संगठन नहीं।